के इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो काफी है। सही है, लेकिन डेरिवेशन से अगर कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे तो वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। डेरिवेशन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इसके दो पोर्शन है। बाकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, हमारे बुक के अंदर तो जो सिंटेक्स वाला बुक है उसके अंदर एक ही जो है चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसमें दो पोर्शन है। दूसरा जो पोर्शन है वो अपना लास्ट वगैरह। पहला जो पोर्शन आप पढ़ रहे हो वो पोर्शन ये है कि करंट की वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट की वजह से लिंक मोकली करंट की वजह से जो मैग्नेट का इफेक्ट है वो आप पढ़ोगे फर्स्ट पोर्शन के अंदर। जो चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, डिफ्लेक्शन फोर्स हमने पढ़ा, और पॉजिटिव चार्ज पर किस तरह से फोर्स लग रहा है, नेगेटिव पर किस तरह से, तो कल हमने ये पढ़ा। अच्छा, दूसरा इसका पोर्शन क्या है? अब हमने जो पहले इसका जो फर्स्ट पोर्शन जो हमने देखा उसमें क्या है कि करंट की वजह से, मैग्नेट मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का प्रोड्यूस होना। अच्छा, दूसरा जो इसका पोर्शन है उसमें आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे कि मैग्नेट को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फील्ड को चेंज करने से करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि फील्ड वगैरह या फ्लक्स चेंज करने से हम जो है वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। और ये किस तरह से होगा ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, जो दूसरा पोर्शन है। ठीक है, और उसके लास्ट में कुछ टॉपिक है जैसे कि जनरेटर वगैरह। सही है, जनरेटर वगैरह के अंदर भी हम जो है वो देखेंगे सुपरफिशियल चीजें काफी। केस में किस तरह से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, और काफी चीजें जो कल हमने पढ़ा था पूरा लेक्चर, वो पूरा लेक्चर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन अगर उसको छोड़ देंगे, आप उसको नहीं समझेंगे तो आगे चलकर मसला होगा। अब मैं बताऊंगा कि सोलेनाइड के अंदर फील्ड में करंट इस तरह से जा रहा है, फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो आप परेशान हो जाएगा, बोलोगे ये फील्ड किस तरह से जो है आपने फाइंड की। तो इस वजह से कल का लेक्चर वो मैंने अपलोड कर लिया है। अब जिन्होंने कल लेक्चर मिस किया था तो वो मेहरबानी करके देख लें। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है, मैग्नेटिक फील्ड। कल मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा आइडिया दिया था, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है और उसका यूनिट वगैरह क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। और किस तरह से हमने फाइंड किया था? हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला थोड़े याद कर ली। फोर्स, कौन सा फोर्स है ये? एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ मैग्नेट ऑन चार्ज। जो फोर्स चार्ज के ऊपर है तो उसका वैल्यू क्या है? वो है क्यू बी बी साइन थीटा। फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा अपना क्या है? फोर्स ऑफ मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये याद करने हैं आपने, मैंने इसकी डेरिवेशन जो है वो नहीं करनी, वो मैं जानबूझ कर नहीं कर रहा। ठीक है, तो बस जो चीजें बताता जा रहा हूँ जिस तरह से आप को यानी कि लेकर चल रहा हूँ, बस इसी तरह से आप समझते चले, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। और ये क्या बनता है? बिल साइन ऑफ थीटा। अच्छा, जब भी आप कोई फॉर्मूला याद करते हैं ना, जैसे कि अगर डेरिवेशन हम करते हैं तो डेरिवेशन का फायदा ये होता है, जो आप रेगुलर क्लासेस के अंदर करते हो, तो डेरिवेशन में आपको हर एक टर्म का पता होता है कि एल इसमें किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, एफ किसके बराबर है, बी किसके बराबर है। तो जब भी अगर कोई आपको फॉर्मूला याद करना हो तो उसके हर एक जो टर्म है उसको याद कर लिया करो, ताकि आपको पता चले कि ये किसके लिए है। यहाँ पर जो बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और आई क्या है? आई तो आपको वैसे भी पता है कि करंट है, करंट। सही है। अच्छा, अब इसको मैं ड्रॉ करूंगा, ये पूरा समझ आ जाएगा। ये एक मैंने कंडक्टर बनाया, ठीक है, ये इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये बोर्ड के अंदर जा रही है फील्ड। सही है, अब इसमें करंट जा रहा है ऊपर, आए, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर। अच्छा, अब ये जो कंडक्टर है ये पूरा, इसकी हमने लेंथ को नाम दिया, यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम रखा हमने, इसको जाहिर किया एल से। ये वाली जो एल है वो किसके लिए है? फॉर दी लेंथ ऑफ कंडक्टर, फॉर दी लेंथ ऑफ कंडक्टर।
फॉर द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक सेकंड थोड़ा वेट करें। तो अब देखें, रिकॉर्डिंग ऑन है। सही है। तो ईद की वजह से घर में मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से थोड़ा। वॉइस तो क्लियर है ना सबके पास? वॉइस में तो कोई इश्यू नहीं है? ओके ओके। अब देखें, ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये इसको हमने जाहिर किया है एल से। तो ये यहाँ पर जो न्यू चीज है, आई का भी वैसे भी आपको पता है, ठीक है, और बी का भी पता है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर बी वेलोसिटी है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, ये एल जो है इसको जाहिर करता है। तो फोर्स ऑफ मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जब इस तरह से आपको कोई सवाल दे, तो फिर जो है आपने समझ लेना है कि आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है। एक अगर सिंगल चार्ज के लिए आपको पूछा जाए कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। और करंट कैरिंग कंडक्टर हो, किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहा हो और उसकी लेंथ भी आपको गिवन हो, तो आपने किस तरह से करना है, ये वाला दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपने यूज करना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपने याद कर ले। अच्छा, और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैग्नेटिक जो हमारा दो पोल्स होते हैं इसमें, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो अगर मैं इसको जाहिर करूं, ये क्या है, ये बार मैग्नेट है। ये कल वाली चीजें रिपीट कर रहा हूं मैं। ये क्या है, बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। अब उसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फील्ड जो होती है वो बाहर की तरफ, जो मैग्नेट से बाहर होगी फील्ड, वो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाएगी। और ये कहां पर होगी, ये आउटसाइड आउटसाइड। और मैग्नेट के अंदर जो फील्ड बनेगी वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक बनेगी। और ये कहाँ होगा, ये इनसाइड। अच्छा, अब एक चीज देखें, यहाँ से फील्ड फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये तो पता चल गया हमें। और ये यहाँ से इस डायरेक्शन में, सही है। अच्छा, अब देखें, बाहर और अंदर, अंदर किस डायरेक्शन में होंगी, अंदर इस तरह से होंगी, ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये इस डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज समझने वाली कौन सी है कि मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस है उनके दरमियान में स्पेसिंग है। स्पेसिंग, जो बाहर की तरफ फील्ड है उसमें स्पेसिंग है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर स्पेस होती है, तो हम कहते हैं कि वहां पर जो फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, वीक होगी। और अंदर की तरफ देखें, अंदर की तरफ ये जो लाइंस है, ये लाइंस, ये क्या है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, या इसको आप थिक बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगी अंदर की तरफ, वो कौन सी होगी, वो होगी स्ट्रॉन्ग। ये कल वाली चीजें रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा, ये चीज तो हमने पढ़ी। अच्छा, आप देखें, ये बाहर की तरफ फील्ड कैसे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और मैग्नेट के अंदर साउथ से लेकर नॉर्थ तक, बिल्कुल बैटरी की तरह। जैसे बैटरी में हमने पता पढ़ा था कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट कैसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से स्टार्ट होता है, सर्किट के बाहर से जाएगा, घूमकर नेगेटिव की तरफ आएगा, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो है वो हेल्प से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। तो अंदर बैटरी के अंदर जो चार्ज मूव करेगी वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगी, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आएगी। और जो बाहर की तरफ चार्ज होगी वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ आएगी। बिल्कुल इस मैग्नेट का केस है। यहाँ पर भी क्या होगा कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, और मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ। ये दो मैग्नेट बन जाएंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये आपको टू टाइनी मैग्नेट्स मिलेंगे, सही है। अच्छा, अब एक समझने वाली चीज है, यहाँ से मैंने आपको बताया कि नॉर्थ से फील्ड स्टार्ट होगी, साउथ की तरफ जाएगी। तो अगर मैं एक मैग्नेट रखूं यहाँ पर, उसका ये वाला फेस कौन सा है, नॉर्थ, सही है। ये अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर बार मैग्नेट, और दूसरा मैं मैग्नेट रखूं यहाँ पर साउथ, सही है। तो इसके दरमियान फील्ड कैसे होगी, ये जो घूम कर ऐसे ऐसे इस तरह से मैंने बनाई है, तो ये अब स्ट्रेट लाइन के अंदर होगी।
इस चीज को समझाने के लिए मैंने पूरा जो है वो रिपीट किया है कल वाला, कि फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी अगर तो मैग्नेट आप जो है वो आमने सामने रखोगे, क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पर खत्म होगी। अच्छा, और एक चीज याद करें कि नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, ये जो सेम जो है वो फेसेस हैं, ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, सही है। और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये कल पॉइंट मिस हो गई थी, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं एक मैग्नेट को करीब लाऊं, ये अगर एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ वाला फेस और ये साउथ वाला, और यहाँ पर नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला, अब इन दोनों के आमने सामने कौन सी है, अब इन दोनों के आमने सामने कौन सी फील्ड है, तो कौन सा फेस है, नॉर्थ। यहाँ पर भी नॉर्थ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, तो सेम फेस, इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, बिल्कुल वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट। और इस नॉर्थ से भी जो है वो मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर ऑपोजिट साइड साइड होंगी, नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, साउथ वाला अपनी तरफ खींच रहा है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन। ये बेसिक और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने के लिए जरूरी है, इसी वजह से ये मैंने चीजें रिपीट की है, ठीक है। अभी चेक करें, वॉइस और वीडियो दोनों सबके पास क्लियर है। अच्छा, ये सेट हो जाएगी बस 1 सेकंड के अंदर, वो अभी सेट हो गई, सेट हुई? अभी अभी क्लियर है, अभी सही है। चलो ठीक है, ये हो जाता है थोड़ा वो, ये अपना डेटा पर क्लासेस होती हैं, और ये आपको तो पता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पीटीसीएल तो वैसे भी ठीक नहीं चल रही, इसी वजह से मैं डेटा पर क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। तो और उसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी दे देता हूँ। आपको ये चीज जो मैंने बताई वो क्लियर हुई? फिलहाल तक तो बोर्ड क्लियर था, जितनी देर बोर्ड क्लियर था उतनी देर आपको ये चीज समझ आई जो मैंने रिपीट की। बोर्ड क्लियर है सबके पास अभी? मुकद्दस आपके पास बोर्ड क्लियर है? बाकी बच्चों के पास बोर्ड क्लियर है? मुकद्दस, ओके ओके, ठीक है, ये वाली चीज समझ आई है ना वैसे कुछ? अब क्लियर है, ओके ओके। अच्छा, और अगर आपसे दूसरा सवाल पूछे, ये तो हमने मैग्नेट के पोल्स के हिसाब से जो है सवाल पूछे। अगर मैं दो कंडक्टर्स बनाऊं, एक कंडक्टर ए, सपोज ये ए, दूसरा कंडक्टर है ये बी। ए के अंदर जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, और बी के अंदर जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि दोनों करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन। इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, यानी कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स या वायर्स हैं वो जो सेम डायरेक्शन के अंदर को करंट को कैरी कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। अब यहाँ पर आपको, अगर आपको फोर्स निकालना है, अगर आपको फोर्स में पूछूं या फील्ड पूछूं, क्योंकि तीन चीजें हैं, फोर्स, ठीक है, और बी से क्या है, फील्ड, और तीसरा क्या है, करंट। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज गिवन है, दो चीजें गिवन नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो कंडक्टर है, ये इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये वाला कंडक्टर इस जो है वो कंडक्टर पर, ए कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो वो आपको किस तरह से पता चलेगा। अब इसको सपोज करें, इसको आपने किस तरह से सपोज करना है कि अपनी प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रखे करंट के डायरेक्शन में, और कर्ल योर फिंगर्स। अगर आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, फिंगर्स को अगर आप कर्ल करोगे, तो ये जो फील्ड बनेगी ये बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर जो फील्ड है इस कंडक्टर की तरफ, वो कौन सी है, अंदर की तरफ, सही है। और अगर यहाँ से मैं बनाऊं, अगर मैं बोर्ड के अंदर, अगर यहाँ पर हम अपना ऊपर रखकर फील्ड
फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो किस डायरेक्शन में, ये यहाँ इस साइड से बाहर की तरफ आएंगी। तो इस कंडक्टर पर जो फील्ड बनेगी वो बाहर की तरफ, बाहर को सर्किल भी और डॉटेड भी दोनों तरह से जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, करंट। अभी राइट हैंड पाम रूल यूज करो, प्लेस योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हमें फिंगर्स रखनी है फील्ड के डायरेक्शन में, तो इस तरह से फील्ड अंदर की तरफ है, थंब करंट की डायरेक्शन में, यानी कि करंट ऊपर है, तो पाम किसके डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में पाम आ रही है, यानी कि ये इस जो है कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड लेफ्ट लग रहा है। ये वाली चीज क्लियर हुई। अब जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं ली थी ना, अभी उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं पता नहीं क्या बता रहा हूँ, और ये बेसिक चीज है, मैंने कल भी आपको बताई थी। आपने क्या करना है, पहले ये जो कंडक्टर्स गिवन है इसकी वजह से फील्ड निकालनी है, इस करंट की वजह से, वो आप कर्ल रूल यूज करोगे, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। अब यहाँ पर फिंगर्स जो है वो बोर्ड के अंदर की तरफ जाना चाहेंगी, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, और यहाँ से क्या करें, यहाँ पर भी फिंगर्स को कर्ल करें। फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो यहाँ इस कंडक्टर पर देखोगे तो इसकी तरफ से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस आती हुई दिखेंगी। जहां पर आपको फाइंड करना है उसी को ऑब्जर्व करें, फील्ड इसके हिसाब से। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस पर फोर्स लगेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी इसकी है और इस पर चेक करनी है, तो फील्ड लाइंस यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगी, और इसकी देखोगे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इसके ऊपर देखोगे आप, क्योंकि निकालना है आपकी जो आपको जो निकालना है वो इसके जो है रेफरेंस से निकालना है, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हुई कि ये फोर्स कैसे आया, फोर्स किस तरह से आया ये पता चला। जिसको समझ नहीं आया वो मुझे बताए। ओके ओके ओके। अब देखें, अब इस डायरेक्शन में किस तरह से करना है आपने, यहाँ पर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब अपवर्ड रखें, फील्ड बाहर की तरफ, तो फील्ड इस तरह से रखें, तो ये हैंड मेरा क्या बनेगा, इस तरह से स्ट्रेट, थंब अपवर्ड, फील्ड बाहर की तरफ, पाम मेरी फेस कहाँ करेगी, इस साइड, तो इस साइड फेस करेगी, तो इस पर फोर्स किस तरह से लगेगा, इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो सेम करंट कैरिंग कंडक्टर्स आप रखते हो करीब, तो उनके दरमियान में क्या होगी, ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसकी तरफ, तो ये क्या होगा, इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ये चार्जेस का उल्टा है, अगर चार्जेस सेम होती हैं तो रिपेल करती हैं, यहाँ करंट अगर सेम डायरेक्शन के अंदर होगा और सेम करंट होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये मैंने इस तरह से याद किया था, ठीक है। करंट अगर सेम डायरेक्शन के अंदर है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। चार्जेस अगर सेम होंगी तो क्या करेंगी, रिपेल। इसका उल्टा कर लो बस, ये अट्रैक्शन होगी। लेकिन मैकेनिक्स आपको पता हो, क्योंकि ये तो आप याद कर लोगे कि चार्जेस का उल्टा है, लेकिन ये फिर आपको समझ नहीं आएगी चीजें। यहाँ पर फील्ड क्या है अंदर, यहाँ पर फील्ड बाहर, फिर राइट हैंड पाम रूल यूज करके आपने ये चीज निकालनी है। अच्छा दूसरा क्या है, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक वायर के अंदर करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये वायर है इसके डायरेक्शन में करंट ये अपवर्ड जा रहा है। अच्छा दूसरी वायर हम अगर देखें तो इसमें वायर में करंट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो अच्छा अब इनके दरमियान क्या बनेगा, तो वही हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब ये क्या करना है हमें, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखनी है, तो ये मैंने थंब रखा, और यहाँ पर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो फिंगर्स यहाँ इस साइड पर क्या होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ। और अगर इसकी मैं फील्ड निकालूंगा, अच्छा अब देखो, अगर इसकी मैं फील्ड निकालूंगा ना तो करंट डाउनवर्ड और फिंगर से यहाँ पर अगर मैं कर्ल करूंगा तो ये यहाँ पर भी क्या बनेगी, अंदर की तरफ, सही है। अच्छा अब हमें क्या करना है, राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, तो किस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में अपना फिंगर्स रखो, और थंब करंट की डायरेक्शन में, तो पाम किसकी तरफ आ रही है, ये लेफ्ट साइड की तरफ, तो यानी कि ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, सही है। ये वाली बात क्लियर हुई। अच्छा अब उस तरफ देखें, ये किस तरह से बनी हुई है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि वो साइड में आपको नजर नहीं आएगा। ये आ रहा है डाउनवर्ड, और फील्ड किस तरह से, ये क्रॉस। अच्छा आप देखें इसको किस तरह से करोगे आप, फील्ड की अंदर की तरफ आपने पाम रखनी है, करंट डाउनवर्ड, ये पाम किस तरफ आ रही है, ये पाम इस तरफ आ रही है, फील्ड के अंदर की तरफ फिंगर्स रखो, करंट डाउनवर्ड, ये पाम किस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो ये वाला जो फोर्स लगेगा ये किस तरह लगेगा, इस तरफ, तो यहाँ पर रखें ये इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इसका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ, इसका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ, तो ये ऑपोजिट करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से हो जाएंगे, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और ये अट्रैक्शन वाले, ये जो सेम जो है करंट कैरी कर रहे हैं अट्रैक्शन वाले, ये किस तरह से बन जाएंगे, ये इस तरह से बन जाएंगे।
क्योंकि इनके दरमियान क्या हुई है, अट्रैक्शन, और इनके दरमियान क्या हुई है, रिपल्शन। ये आपने चीज याद कर लेंगे, ये कल चीज मैंने नहीं बताई थी, इस वजह से मैंने पूरी चीजें रिपीट की है याद। सही है। और कल वाला लेक्चर में लाजमी रिकमेंड करूंगा सबको, जिन्होंने नहीं देखा वो देखे लाजमी, उसके बगैर आपने समझ में नहीं, कॉन्सेप्ट आगे समझ नहीं आएंगे। ये वाला क्लियर हुआ सबको, ये अट्रैक्शन किस तरह से हुई, फील्ड किस तरह से निकाली हमने, और ये अपना रिपल्शन वगैरह किस तरह से हुई। सही है, क्लियर हुआ। ओके ओके। किसी को कोई सवाल हो, जिसको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई सवाल है। अच्छा, एंगल के बताएं कि दरमियान क्या होगा, बिल साइन थीटा। हाँ साइन थीटा होगा। अभी ये साइन है तो फोर्स ये कंडक्टर पर जब लगता है तो कौन सी एंगल पर मैक्सिमम होगा, ये फोर्स होगा मैक्सिमम 90 डिग्री पर। सही है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। और 180 और जीरो पर क्या होगा, जीरो। अगर कंडक्टर और फील्ड के दरमियान में एंगल जीरो है या 180 है, तो फील्ड, वो फोर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो। ये कल केसेस हमने डिस्कस किए थे, आपके क्लास के अंदर नहीं थे बाबा, तो वो आप देख लेना कल वाला लेक्चर। वो चार्ज के हिसाब से मैंने बताया था, क्योंकि दोनों फॉर्मूला के अंदर साइन यूज होगा, तो साइन का केस जो दोनों के लिए होगा वो सेम रहेगा। ये वाली चीज समझ आई। अगर कंडक्टर को मैं फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रख दूंगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कंडक्टर को मैं फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखूंगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं उसको फील्ड के परपेंडिकुलर रखूंगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अच्छा, एक सवाल मैंने कल देखा था, वो अगर मैंने सोचा था कि करवा लूं। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एट वाट एंगल, एट वाट एंगल फोर्स ऑन चार्ज एंड फोर्स ऑन कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, करंट कैरिंग, ये आपने कुछ समझ लेना है। एट वाट एंगल फोर्स ऑन चार्ज एंड फोर्स ऑन कंडक्टर will be half of its मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि अपने मैक्सिमम वैल्यू का हाफ ये किस एंगल पर बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर अगर आपको एंगल्स गिवन हो, अच्छा ये सवाल एक तो ये पास्ट पेपर के अंदर है, और दूसरा ये अल्ट्रेमान के अंदर है, और आई थिंक ये किप्स के अंदर भी होना चाहिए जरूर, या ग्रिप के अंदर आप देख लोगे। एंगल कौन सी होंगी, 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी कौन सी होगी, नन ऑफ दीज। ये सवाल आ रहा है समझ, एट वाट एंगल फोर्स ऑन द चार्ज। अच्छा, ये किस फोर्स की बात हो रही है, मैग्नेटिक की। सवाल में से गलतियां मत निकालना। फोर्स ऑन चार्ज एंड फोर्स ऑन कंडक्टर विल बी हाफ ऑफ इट्स। हाँ सही है, एक ने तो बता दिया, सही बताया है। बाकी बताएं। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, जिन जिनको 45 लग रहा है वो तो सीधा गलत है। ये सवाल मैंने लिखा है इसी वजह से, ताकि आपके दिमाग में ये आएगा 45। जिन जिनको ये 45 लग रहा है वो सीधा गलत है। आ रहा है समझ, या करें इसको। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। करवाऊं। सब देखें, फोर्स जो मैक्सिमम होता है, एफ मैक्स। पहले तो जनरली फोर्स मैग्नेटिक का फार्मूला लिखें। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फोर्स का फार्मूला जनरली क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। कल हमने पढ़ा था कि जब साइन का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। और मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, क्यू वी बी। ये होती है मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू।
ये क्या है, एफ मैक्स। अब हमें एंगल बतानी है वो जब ये इसका हाफ हो, यानी कि एफ मैक्स अपॉन 2 हो, तो ये कौन सी एंगल पर होगा। अच्छा, ये इसको किस तरह से लिखेंगे, क्यू वी बी बाई 2। अच्छा, यहाँ आपको एंगल फाइंड करनी है, तो आप किस तरह से करोगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये तो एफ मैक्स के बराबर है, सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर साइन का वैल्यू बताना है, क्योंकि ये बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। साइन का वैल्यू कौन सी एंगल पर 1/2 होता है, क्योंकि ये अगर 1/2 होगा तो ये एफ मैक्स का क्या बन जाएगा, हाफ। अगर ये वैल्यू 1/2 होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हाफ बन जाएगा। और साइन का जो 1/2 का वैल्यू होता है वो कौन सी एंगल पर होता है, ये होता है हमारा 30 डिग्री के ऊपर। क्योंकि मैक्सिमम 90 पर होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये हाफ पूछा है ना इसलिए तो 90 का हाफ कर देते हैं, तो 45, लेकिन ये 45 होता नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, 30 डिग्री। ये वाली चीज क्लियर हुई। वैसे सवाल था, सिंपल सवाल था और अच्छा सवाल था। सवाल समझ आया। दिमाग था। अच्छा, ये बच्चों को रख सकते। अच्छा, हमने जो है पढ़ा था पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर एक टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक, यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको किस तरह से लिखते हैं, ये सिंबल लिखते हैं फाई, और यहाँ पर लिख लेते हैं एम। ये किसके किसके लिए है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैंने आपको केसेस बताए थे मैग्नेटिक फ्लक्स में, पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या हो रहा था, बिल्कुल सेम ही है, सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस सिंबल चेंज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बोलना है, बाकी सारा सेम। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, ये वाली चीज आपने कही थी। यहाँ पर आपने क्या बोलना है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। एक चीज सही है, सही है। उसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने लिखा था फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। मैं लिखता हूँ थोड़ी देर में बोर्ड पर, लेकिन पहले समझे फार्मूला क्या लिखा था, ई इंटू ए। ई किसके लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बनेगा, बी। तो ये यहाँ पर आप रखोगे बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, सही है। वहां पर कॉस ऑफ थीटा था, यहाँ पर भी कॉस ऑफ थीटा है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम था वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। जैसे कि अच्छा, एंगल कॉस थीटा मैंने आपको बताया था कि ये एंगल एरिया और फील्ड के दरमियान नहीं है, ये वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान है, या सरफेस और ये अपना फील्ड के दरमियान नहीं होती है एंगल। ये एंगल किसके दरमियान होती है, ये होती है दरमियान किसके, वेक्टर एरिया और अपना जो फील्ड है, सही है। यहाँ पर लिखें, अगर मैं इस डायरेक्शन में रख रहा हूँ फील्ड को, और ये लाइंस के दरमियान में जो एंगल है वो कौन, सरफेस और फील्ड के दरमियान 90। अच्छा, मैंने आपको बताया था वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया किससे जाहिर करते हैं, इसको हम जाहिर करते हैं डेल्टा ए से, और ये एक वेक्टर है, सरफेस को डायरेक्शन देने के लिए काम आता है। ये क्या होता है, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है हमेशा, सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये एरिया पर परपेंडिकुलर होगा। किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, इसको हमने नाम रख दिया डेल्टा ए। अब देखें, सरफेस और फील्ड के दरमियान में एंगल कौन सी, 90, और ये सरफेस पर क्या है, 90 डिग्री के ऊपर। तो फील्ड और एरिया के दरमियान में एंगल कितना बनेगा, फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल बनेगा 0, बिकॉज ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। फील्ड
है इस डायरेक्शन में, वेक्टर एरिया भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल, और पैरेलल के केस में एंगल क्या होती है, 0। ये वाली चीज क्लियर हुई, ये वाला पॉइंट समझ आया कि हाँ बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल। अच्छा एक चीज समझ लें, जब ये पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम लाइंस क्रॉस करेंगी इस सरफेस में से, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो मैक्सिमम क्रॉस करेंगी ज्यादा से ज्यादा। अगर आप सरफेस को इस तरह से फील्ड के जो है वो पैरेलल रख दोगे ना, यानी कि अगर सरफेस को आप इस तरह से रख दो, अगर आप सरफेस को इस तरह से लेटा दो बिल्कुल, ठीक है, तो अभी ये सरफेस एंड लाइंस के दरमियान में एंगल है 0, एंगल क्या है 0। अच्छा और वेक्टर एरिया की एंगल कितनी होगी, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, तो वेक्टर एरिया और फील्ड एंड फील्ड एंगल कितनी, 90। तो ये लाइन है, इसमें से क्रॉस भी नहीं करेंगी तो बोलेंगे फ्लक्स क्या होगा, 0। यानी कि जब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होता है फील्ड के, तो हमारा जो फ्लक्स बनता है वो 0 बनता है। अच्छा आप डेफिनेशन में लिख रहा हूं, और उसके साथ साथ मैं आपसे पूछूंगा कि सवाल इसमें से किस तरह से पूछेगा। बिल्कुल जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पता है वो ये आराम से कर लेगा। अगर किसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो, किसको अगर नहीं पता तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट चेक करें, क्योंकि उसमें मैंने वेक्टर एरिया को मजीद एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब देखें एक चीज मैंने यहाँ पर आपको क्या बताई इसकी डेफिनेशन, मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a surface किस तरह से, नॉर्मली। और नॉर्मल किसके लिए हम बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं एट द एंगल ऑफ 90, यानी कि सरफेस को किस तरह से होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर सरफेस परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर एरिया फील्ड के साथ पैरेलल होगा, सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का आप लिखोगे बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स कब कब 0 होगी, ये 0 होगी इन केसेस में, सही है। या तो फील्ड फ्लक्स 0 हो, या वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान में एंगल, वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान में एंगल हो 90 डिग्री। यहाँ पर मैंने वेक्टर एरिया बोला है, सरफेस मत समझ लेना, सही है। फ्लक्स 0 कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, या एरिया और अपना मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल कितनी हो, 90। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स 0 बनेगी, सही है। अच्छा अब इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट किस तरह से निकाला जाता है। बी का आपको यूनिट पता है, वैसे भी कल हमने पढ़ा था टेस्ला। और एरिया का यूनिट क्या है, अल्लाह से ब्रो, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। एक सेकंड, ये बच्चे एंटर हो रहे हैं अभी। अच्छा एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स का यूनिट क्या बना, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इस टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं वेबर। क्या कहा जाता है, वेबर। इसका ये ऐसा यूनिट है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या वेबर आप बोल सकते हो। अच्छा यहाँ टेस्ला को कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है, अगर मैं इस तरह से लिखूं, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं टेस्ला निकालूं तो ये टेस्ला बन जाएगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, सही है। ये आपने चीजें थोड़ी याद रखनी है, ये वाली चीज समझ आई। बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स का वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सही है। चीज क्लियर हुई, अच्छा ओके गुड। अच्छा एक चीज होती है, हमने पढ़ा था फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स का फार्मूला लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए, वो बराबर थी ई इंटर ए कॉस थीटा। अगर आप फ्लक्स को एरिया के साथ डिवाइड करोगे तो ये आपको फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी, फ्लक्स अपॉन एरिया। हाँ करता हूँ, रिपीट करता हूँ, पहले सुन ले।
फ्लक्स डेंसिटी किसके लिए बोलते हैं? फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। अगर ये एरिया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा, तो इसको आप क्या नाम दोगे? इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम दोगे। अब देखें एरिया ये यहाँ आ गया, तो ये किसके बराबर मिला हमें? ई कॉस ऑफ थीटा। अगर एंगल का मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर मिलेगा, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, एक कॉन्सेप्ट ये। अच्छा, दूसरा यहाँ पर अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का भी, ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये मैं समझाने के लिए आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से निकालोगे? फ्लक्स को डिवाइड कर लोगे एरिया के साथ, जो किसके बराबर मिलेगा? बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मुझे लिखने दें, फिर मैं आपको समझाता हूँ पूरा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सिंपल करके बता रहा हूँ, सारी चीजें आप बुक खोल कर देखोगे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर किसी का पहले पढ़ा हुआ है तो उसकी कॉन्सेप्ट जिसके अच्छे हैं तो उसको समझ आ जाएगा। बाकी मैं जो है ना वो सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, बेसिक चीजें। ठीक है, फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया के साथ डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी कॉस थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट है। अगर इसका मिनिमम वैल्यू देंगे तो ये कॉस हटा देंगे, तो ये बी के बराबर मिलेगा। इस बिल्कुल इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की तरह। फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप एरिया के साथ डिवाइड करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती है। फॉर्मूला लिखें, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से एरिया को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पर डिवाइड करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बराबर। तो ये बी कॉस थीटा के बराबर मिलेगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। सही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में काफी चीजें सिमिलर है। अभी जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ आया हुआ है ना, वो चीजें बिल्कुल हलवा लग रही होंगी। ये तो सिंपल चीजें, ये तो समझाने वाला एक टॉपिक ही नहीं है। पानी डाल। सही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस से लाइंस क्रॉस करें। सही है, किसी भी सरफेस से लाइंस क्रॉस करें। कौन सी लाइंस? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बात हो रही है तो मैग्नेटिक लाइन। सही है, और सरफेस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, तभी तो लाइंस क्रॉस करेंगी ना। हम ग्राउंड पर क्या कैसे खड़े होते हैं? परपेंडिकुलर। हम जो ग्राउंड होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हम खड़े होते हैं। आपको अगर आपने सुना है या नहीं सुना, कभी कभी क्या होता है कि किसी जगह पर अगर फायरिंग हो रही होती है ना, बुलेट चल रही होती है, तो बंदे क्या करते हैं? वो लेट जाते हैं। वो इसी वजह से लेटते हैं कि ग्राउंड के साथ वो क्या बन जाते हैं? बिल्कुल पैरेलल, ताकि उनको गोली क्रॉस ना कर सके। यहाँ पर अगर एक तरह से खड़े होंगे तो कोई ना कोई गोली आकर उनको लगेगी, तो इसी वजह से ये हॉरिजॉन्टल बन जाते हैं। तो ये सरफेस भी हम इस तरह से परपेंडिकुलर रखते हैं ताकि इसमें से मैक्सिमम लाइंस क्रॉस करें। मैक्सिमम लाइंस क्रॉस करेंगी तो अब देखें इसके साथ वेक्टर एरिया क्या है? पैरेलल। यानी कि सरफेस परपेंडिकुलर, वेक्टर एरिया पैरेलल, दोनों चीजें एक ही बात है। यहाँ पर अगर सरफेस हमने पैरेलल रखा है, इसको लेटा दिया है, तो इसको कोई गोली नहीं लगेगी, इस तरह से समझ लो। तो ये लाइंस क्रॉस कर जाएंगी और वेक्टर एरिया क्या होगा? ये पैरेलल होगा। समझ आया? ये चीजें आपने याद रखनी है, बस 2-3, ताकि बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला है। अगर किसी को अभी भी कोई मसला हो, जिसने क्लास लीव की थी, पता नहीं एक मैसेज आया तो मैंने क्लास लीव की थी, अगर किसी ने समझ नहीं आया किसी को तो मुझे बता दें, मैं समझा दूं। यूनिट देख लें। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? बी इंटू ए। बी इंटू ए से आप यूनिट निकालें। बी किसका यूनिट है? बी किसकी सिंबल है? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसका आप रखोगे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं वेबर। वेबर। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? वेबर। अगर यहाँ से टेस्ला निकालोगे तो टेस्ला आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। याद करें, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर फील्ड का यूनिट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ इसको आप वेबर नाम दे सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई? जैसे थोड़ी क्लियर हो रही है ना, चीजें समझ आ रहा है? क्लियर है? ओके, गुड गुड। क्लियर आ रहा है? समझ आ रहा है, अगर चीजें समझ आ रही है तो अच्छी बात है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी बता दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी बता दिया। ठीक है, आपका जो ये कल जो टॉपिक था ना हमारा,
ये जो अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपके पीएमसी के अंदर इस चैप्टर में से, जो अगर पंजाब के चैप्टर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चैप्टर में से सिर्फ यही टॉपिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और उसका थोड़ा बहुत एम्पियर लॉ का यूज है एक, वो तो मैं 5 मिनट में करवा लेता। अभी ये टॉपिक है जो कल हमने पढ़ना था, तो वो मैंने आपको बेसिक टॉपिक बताए ताकि आपको चीजें समझ आए। अभी कुछ चीजें बताई जो सवाल आए हुए पाथवे से किस तरह से पूछ सकते हैं ताकि ये आपका ही फायदा हो। और ये अगर बेसिक्स नहीं बताऊंगा तो आप आगे फंसोगे इन चीजों में, क्योंकि मोशनल ईएमएफ जो होगा, मोशनल ईएमएफ और जनरेटर, और इसमें से इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं एक दो, वो समझ ही नहीं आते बच्चों को, ये करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स किस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे कर लोगे तो आपको आगे चीजें मजीद और क्लियर होंगी। सही है, क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा एक लॉ है, वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, लॉ का नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है किसी एक पॉइंट पर, यानी कि करंट की वजह से इतने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसके बारे में हमें बताता है एम्पियर्स लॉ। बिल्कुल गॉस लॉ की तरह। गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि, गॉस लॉ जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसके लिए हमने यूज करा गॉस लॉ। यहाँ पर क्या है, एम्पियर्स लॉ, यानी कि किसी भी जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कितनी बनेगी, उसके लिए हम यूज करते हैं एम्पियर्स लॉ। वहां पर हमने एक सरफेस लिया था जिसको हमने कहा था गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वो क्या था, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। ये इसकी प्रॉपर्टीज में से सवाल आप पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी, इसको आप बोल सकते हो, और आर्बिट्ररी आप इसको कह सकते हो, कोई मसला नहीं। एम्पियर सर्किटल में लॉ में क्या होता है कि यहाँ पर भी एक एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन सरफेस होता है, बिल्कुल सिमिलर चीज है। एम्पेरियन लूप और सरफेस, सही है। एम्पेरियन लूप, यहाँ पर जो लूप बनेगा, सपोज करेंगे अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर इस तरह से करंट जा रहा है अपवर्ड, फील्ड आपने निकालनी है इसके अराउंड, तो ये लॉ कहता है, इस लॉ की डेफिनेशन क्या है, फील्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम कंडक्टर यहाँ पर मैं फिगर आपके बुक की यूज कर आपको मजीद क्लियर। यहाँ से डिस्टेंस कितना है आर, यानी कि करंट से आर डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी। और ये वाला जो हमने, ये जो मैंने बनाया है एक, ये एम्पेरियन लूप है, एम्पेरियन लूप आर सर्किल, सही है। ऐसे जिला फोन रखियो। सही है। अच्छा, इसको इस तरह से डिफाइन करें,
sum of quantities of B delta L for all small parts is mu naught times current enclosed in a loop. ये गॉस लॉ की तरह ही है, बिल्कुल वैसा ही है। हमने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पर जो फ्लक्स होती है वो कितनी होती है, 1/epsilon टाइम्स चार्ज इनक्लोज। ये वाला लॉ याद है आपको? फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज 1/epsilon टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। ये हमने गॉस लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये एम्पियर्स लॉ भी बिल्कुल उसी की तरह है। ये क्या बता रहा है कि सम ऑफ क्वांटिटीज। अच्छा पहले तो मुझे थोड़ा क्लियर करने दें। यहाँ पर ये जो हमने सर्किल बनाया है ना, इसको क्या करते हैं हम, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये करंट हमारा बना, इसके अराउंड ये एम्पेरियल लूप, ये डिस्टेंस यहाँ से r, इस पर हमें फील्ड निकालनी है। फील्ड का डायरेक्शन वैसे भी आपको पता है कि ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो ये हर डायरेक्शन पर वेरी करती है। तो इसकी टोटल लेंथ हम मान लेते हैं L। इसकी सर्कुलर लूप की टोटल लेंथ, अगर इसको स्ट्रेट करके रखेंगे तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, L। अब हमें क्या करना है, इसके स्मॉलर पार्ट्स निकालने। स्मॉलर पार्ट्स डेल्टा L डेल्टा L डेल्टा L, इसके स्मॉलर पार्ट्स, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, सही है। अब इसको क्या नाम लोगे, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3, ऐसे करते करते डेल्टा Ln, जितने भी जो है वो पार्ट्स होंगे ये टोटल। तो ये जो डेल्टा L या टोटल L बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल सबके सम के बराबर होगा। L1 प्लस L2 प्लस डेल्टा L3 अप टू जितने भी पार्ट्स हैं। तो ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी, डेल्टा L। अच्छा अब देखें ये किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा ये लेंथ उसके बराबर होगी। तो ये लेंथ बराबर होगी पूरी किसके, 2 पाई r के बराबर। पहली बात तो ये आप समझ लें कि ये टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, 2 पाई r के। ये एमसीक्यूज की वजह से आपको बता रहा हूँ, सही है। फिलहाल आपने ये याद करना है। अब देखें ये जो लॉ है ना, बस ये डेफिनेशन के हिसाब से ही है, ये डेफिनेशन के हिसाब से आपको चीजें बता रहा है। आपको क्या कह रहा है कि जब आप बी का यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, हर पॉइंट पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जब आप लेंथ के साथ डॉट निकालोगे, यानी कि बी डेल्टा एल, लेंथ वेक्टर यहाँ पर कंसीडर किया गया है जो फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि आपने वो लेंथ लेनी है जो फील्ड के डायरेक्शन में हो, वो फील्ड लेनी है जो फील्ड, वो लेंथ लेनी है कंडक्टर की जो फील्ड के डायरेक्शन में हो। यानी कि यहाँ से यहाँ लेकर अगर लेंथ ये डेल्टा एल है तो फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। और यहाँ पर जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ, तो फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये चीज समझ आ रही है, क्लियर हो रही है चीजें। तो ये बी डेल्टा एल बता रहा है कि किसके बराबर आ रहा है जब आप इसका टोटल सम निकालोगे। तो ये समेशन की निशानी, यानी कि टोटल अगर इसका सम निकालोगे आप, पार्ट्स को ऐड करोगे तो ये किसके बराबर मिलेगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। इसको जब आप ओपन करके लिखो तो इस तरह से आप लिख सकते हो, बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। जिस तरह से गाज लॉ आपने पढ़ा था कि गाज लॉ में फ्लक्स किसके बराबर होती है, फ्लक्स थ्रू एनी पॉइंट इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज। ये वाला था किसके लिए, गॉस लॉ के लिए, गॉस लॉ। और ये वाला किसके लिए, एम्पेरियन लॉ है। तो फाइंड अ फील्ड, अभी आपको फील्ड चाहिए तो इस बी को यहीं पर रखो, तो ये किसके बराबर मिलेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन डेल्टा एल। बी किसके बराबर मिली, म्यू, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन डेल्टा एल। अगर मैं लिखूं कि किसी भी सरफेस से हमें फील्ड फाइंड करनी है, वहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स। जिस तरह से सोलेनोइड के अंदर हमने पढ़ा था, एक स्प्रिंग कल मैंने ड्रॉ किया था इस तरह से, इस साइड से करंट जा रहा था, इस साइड से
बाहर आ रहा था। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल n नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये भी काउंट होते हैं। तो अगर मुझे n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकालनी है तो यहाँ पर मैं इसके साथ क्या करूंगा, n मल्टीप्लाई कर लूंगा, n यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये b का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट n अपॉन l इंटू i। अच्छा, n अपॉन l को हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n अपॉन l किसके लिए यूज होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम स्मॉलर n के साथ लिखते हैं। स्मॉलर n के साथ लिखोगे, n जो कैपिटल है वो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए और स्मॉलर n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप बड़ा करके बस इस तरह से लिखोगे म्यू नॉट स्मॉलर n i। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। ये तो फॉर, ये आपने याद करना है इसका बेसिक फॉर्म। और ये किसके लिए, जब आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स और n नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर हुआ, समझ आया? इसकी पूरी डेरिवेशन है, बी डेल्टा एल का इसके साथ निकालो, इसको ऐड करो, वो सारा मैंने शॉर्ट किया है। सिर्फ समराइज करके डेफिनेशन बताइए, काम वाली चीजें बताइए कि लेंथ के साथ वो कंपोनेंट लेंगे जो फील्ड के डायरेक्शन में। सही है? क्या हुआ कर? अच्छा, एक सेकंड, एसएस निकाल ले। ये वाला क्लियर हुआ? किसी को अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर हुआ सबको? सम ऑफ क्वांटिटीज ऑफ बी डेल्टा एल। बी डेल्टा एल यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, सेम डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी के डायरेक्शन में लेंथ के जो भी होंगे स्मॉलर पार्ट्स, उनको ऐड करोगे, सम करोगे, तो ये बराबर मिलेगा म्यू नॉट टाइम्स करंट के। और जब आपको n नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो ये किसके बराबर मिलेगी, फील्ड का फार्मूला बराबर मिलेगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनटू n स्मॉलर n। स्मॉलर n किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्मॉलर n है इसका यूनिट क्या होगा, what will be the unit of smaller n in this formula? b is equals to mu naught times I into smaller n। इसमें smaller n का यूनिट क्या होगा? समझ नहीं आ रहा है क्या ये सवाल? यहाँ पर स्मॉलर n का यूनिट क्या होगा पता है किसी को? हाँ या ना बता दिया करो ना, ताकि मैं बता दूं फिर। नहीं नहीं नहीं, टेस्ला पर एम्पियर किस तरह से बनेगा? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर तो मैंने लिखा है स्मॉलर n किसके लिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। या इसको छोड़ दो, यहाँ पर क्या रखो, वन। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये ऊपर अगर किस तरह से बनेगा, मीटर। इसीलिए एक सवाल मैंने देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ, एक दूसरा कोई क्वांटिटी लिखी थी जिसका यूनिट भी क्या था, पर मीटर। तो मीटर यहाँ से आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वन अपार लेंथ की जगह पर m रखोगे और यहाँ पर ये मीटर इनवर्स। वेव नंबर, हाँ हाँ सही सही, वेव नंबर, गुड। ये सवाल पता नहीं कौन से बुक में था लेकिन मैंने देखा था, तो सेम यूनिट आप बताने थे, ये मीटर इनवर्स होगा। समझ आया? क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ, समझ आया सबको? ओके। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो मैंने बाकी चैप्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले, हीट वाला, उसमें मैं टॉपिक्स वाइज चलता जा रहा था। इस चैप्टर में मैं
एक दो टॉपिक मैंने पढ़ा है, बाकी मैंने सारी आपको प्रैक्टिस करवाई है ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना थोड़ा खासा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना ट्रिकी सवाल होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आते कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, इसका क्या डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड यूज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कल ही, राइट हैंड पाम रूल बिल्कुल सिंपल है, ये याद कर लें, इसके साथ प्रैक्टिस कर लें और अपना राइट हैंड यूज करें। बिल्कुल जो सवाल आप देखें अपने हाथ की मदद से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फोर्स का डायरेक्शन, तो ये आराम से सवाल हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो फोर्स परपेंडिकुलर होता है, जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वो वर्क नहीं करता, वो वर्क नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, ये इसके अंदर है, बोर्ड के अंदर, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को अंदर फेंका। अब इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को मैंने अंदर फेंका, सपोज पॉजिटिव चार्ज, तो इसको मैंने इस तरह से वेलोसिटी दे दी। अब फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन के अंदर। तो अपने पहले राइट हैंड को यूज करें। राइट हैंड को किस तरह से यूज करेंगे, प्लेस योर फिंगर्स इन इनटू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स रखें, ये बोर्ड के अंदर की तरफ, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या रखें, थंब। तो ये क्या होगा इसकी तरफ, तो पाम आपका फोर्स बताता है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन क्या आएगा इसका, फोर्स, फोर्स। अब फोर्स अपवर्ड तो आया लेकिन परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स दोनों चीजों पर परपेंडिकुलर होता है। आपने पढ़ा होगा F = Q V क्रॉस B। कल मैंने आपको बताया था कि ये वेलोसिटी पर भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होगा, ये चीज याद कर ले आप। अच्छा, अब एक चीज देखें, अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं कि अगर सेंटर के अंदर एक पोल है, पोल, जैसे अगर कोई, ये बाहर आप देखते हो ट्रांसफार्मर वगैरह है जो सर्कुलर पोल होते हैं, ठीक है, उसके साथ हमने यहाँ पर मैंने एक गाड़ी को रस्सी से बांध लिया है, ठीक है। अब गाड़ी क्या करती है कि अगर इसको स्टार्ट करें और इसको मूव करवाने की कोशिश करें, तो ये क्या करेगी, स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये इस फोर्स की वजह से जो इस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, जिससे हमने इसको बांध दिया है, टेंशन, ये रोप की वजह से क्या करेगी, ये सर्कुलर घूमेगी, ये क्या करेगी, सर्कुलर घूमेगी। और आपने पढ़ा होगा कि सर्किल में वर्क नहीं होता, वर्क का फार्मूला क्या है, F.D cos ऑफ थीटा। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितनी आ रही है, 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये कितना बन जाएगा, वर्क 0। तो इसी वजह से ये चीज याद रख लें कि ये जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये अपना मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये किस नेचर का होता है, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, यानी कि किसी भी बॉडी को मोड़ देता है, जिस तरह से ये फोर्स है ना, ये गाड़ी को मोड़ देता है और सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल करवाता है, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। हेंस इट डज, हेंस इट डज नॉट, या इसको वैसे इस तरह से लिखो, हेंस इट डज नॉट परफॉर्म वर्क, ये यानी कि वर्क परफॉर्म नहीं करता। ये चीज समझ आई, वर्क परफॉर्म क्यों नहीं करता, क्योंकि फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स हमेशा पार्टिकल पर परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर लगेगा तो वर्क के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉस ऑफ थीटा एंगल उनमें यूज होता है। तो जब फोर्स और अपना पार्टिकल की मोशन में या डिस्प्लेसमेंट में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर कौन सी एंगल बन रही है, 90। तो इसके लिए क्या बनेगा, वर्क, वर्क बनेगा 0। ये बात क्लियर हुई कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट परफॉर्म वर्क, ठीक है, एक बेसिक चीज। सवाल और देखें, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पॉजिटिव
positive charged particle, positive charged particle enters into a magnetic field, magnetic field at 90 degree. Find the path followed by after magnetic force. यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड जो सपोज करना है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी कि ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में डी क्या है इनफाइनाइट। थोड़ी देर के लिए ऐसा सपोज करें। अच्छा, इसमें एक पार्टिकल जा रहा है, किस एंगल पर जा रहा है वो, ये पॉजिटिव। अच्छा, अब देखें ये फील्ड क्या है अंदर की तरफ, और ये चार्ज पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये अगर मैं इसको ड्रा करूं कि ये 2D सरफेस है, बोर्ड क्या है 2D सरफेस, तो इस पर मैं ड्रा नहीं कर सकता। अगर मैं इस तरह से मार्कर्स से आपको बताऊं तो ये फील्ड इस तरह से बोर्ड के अंदर है, ठीक है, ये फील्ड है इस तरह से बोर्ड के अंदर है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सही है। तो ये इस तरह में, इस तरह से क्या बनेगा, एंगल इनकी 90 बनेगी, सही है। आपने एक चीज समझ लेनी है कि ये वाली इसकी वेलोसिटी b कहाँ है, इंटर पेज या इंटर बोर्ड या प्लेन आप बोल सकते हो। अच्छा, अब एक चीज देखें, आप फिंगर्स रखें, पहले बताएं फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो सिंपल सवाल है, मैंने पता नहीं कितनी मरतबा लिखा है। फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड। अब फोर्स तो अपवर्ड लगेगा। अब देखें फील्ड मैंने आपको पहले ही बता दी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फील्ड क्या है, इनफाइनाइट है। तो अभी इनफाइनाइट फील्ड के अंदर है, तो इनफाइनाइट फील्ड के अंदर है ना, तो ये जिस इस डायरेक्शन में गया तो इस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखिए अगर इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, ठीक है, फील्ड अंदर, तो ये पाम से आप निकाल सकते हो। यानी कि ये जिस भी पॉइंट पर लगेगा तो जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी उस पर ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। यानी कि ये क्या करेगा, फिर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो इट विल मूव इनटू सर्कुलर पाथ। इसका पाथ क्या बनेगा, पाथ इसका बनेगा सर्कुलर। ये समझ आया, क्योंकि फील्ड इनफाइनाइट है, इस पर फोर्स लगता रहेगा। फोर्स जब लगता रहेगा ये आगे चलने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगा, इसको कर्व कर दिया, दूसरा ये थोड़ा आगे चला फिर इसको कर्व कर दिया, फिर थोड़ा आगे चला फिर कर्व कर दिया, तो इसको ये सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कार को अगर आप किसी रस्सी के साथ किसी पोल से बांध लो तो वो उस वेलोसिटी आगे जाना चाहेगी तो ये फोर्स इसको कर्व कर देगा, फिर ये आगे जाना चाहेगी फिर उसको कर्व कर देगा, इसी वजह से इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, ठीक है। तो इस सर्कुलर पाथ में भी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसको घुमाएगा, तो इसका पाथ जो होगा वो क्या होगा, ये पाथ होगा सर्कुलर। ये चीज समझ आई, क्लियर हुई, क्लियर हुई ये चीज। सिंपल सवाल था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। किसी को अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इसी की वजह से, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। बस आपको समझ आया, बाकी बच्चों को क्लियर है, मुकद्दस साहब आपको क्लियर है। अच्छा, और एक अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, एक सेकंड में इसका एसएस ले लूं। सही है, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि ये एक स्प्रिंग है इस तरह से, अगर मैंने करंट इसको यहाँ से एंटर किया, या इसको इस तरह से सपोज करें कि इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस साइड को मैंने इस तरफ से बांध दिया। भले ये करंट का डायरेक्शन अब शो ना करे तो भी आपने खुद ने समझ जाना है कि ये करंट पॉजिटिव से निकलेगा और ये नेगेटिव की तरफ आएगा, तो ये करंट यहाँ से क्या होगा, बाहर आएगा।
अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आफ्टर, अगर ये सवाल पूछूं कि इफ करंट is introduced, if current is introduced into given spring, what will happen to length of spring? अगर ये इसकी लेंथ है ये L, तो इस लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर मैं ऑप्शन ए लिखता हूँ, इट विल कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस ड्यू टू रिपल्शन। दूसरा ऑप्शन लिखता हूँ, कंप्रेस ड्यू टू अट्रैक्शन। जिसको ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कंप्रेस ड्यू टू रिपल्शन, कंप्रेस ड्यू टू अट्रैक्शन, सी ऑप्शन। ये क्या होगा? इलोंगेट ड्यू टू रिपल्शन, और फोर्थ ऑप्शन इलोंगेट मतलब फैलना, बड़ा होना, ठीक है, इलोंगेट ड्यू टू अट्रैक्शन। इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से? ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन सवाल मैंने जानबूझकर बाद में पूछा है ताकि आप जो है वो कॉन्सेप्ट यूज कर पाओ। थोड़ी देर पहले ये मैंने बताया था आपको। ये सवाल है कि करंट अगर मैं इस स्प्रिंग को देता हूँ, ठीक है, करंट इसमें से गुजरेगा, अब ये स्प्रिंग की लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये कंप्रेस होगा रिपल्शन की वजह से, कंप्रेस होगा अट्रैक्शन की वजह से, इलोंगेट होगा रिपल्शन की वजह से, इलोंगेट होगा अट्रैक्शन की वजह से। तो ये इसका क्या होना चाहिए? अगर आपको ये सवाल समझ आ रहा हो तो, अगर नहीं आ रहा तो बता दे, मैं खुद करवा लूं। ये आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं जो मैंने करवाए हैं, इन पर आप खुद भी प्रैक्टिस करना, समझ ना तो जो ओके। अच्छा, किस तरह से होगा आप देखें। ये मजे वाला सवाल है। हमें टीचर पढ़ाता था, जब हमें फिजिक्स समझ नहीं आती थी तो हर सवाल के ऊपर बोलता था कि मजे वाला सवाल देखना, अब मजे वाली बात सुनना। तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता था तो हम सुनते जाते थे। तो इस वजह से आपको तो खैर समझ आ रहा है। आप देखें कि अब देखें ये वाला जो करंट, ये इसका लेंथ है, यहां से करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। यहां से क्या कर रहा है? करंट एग्जिट। इसकी लेंथ कितनी है? ये है इसकी लेंथ। पहली बात तो ये अपना कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा, हमें ये बताना है। अट्रैक्शन और रिपल्शन तो हमें बाद में बतानी है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि करंट अगर सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, करंट अगर सेम डायरेक्शन के अंदर होगा तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। करंट अगर सेम डायरेक्शन के अंदर होगा तो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? अट्रैक्ट, हाँ अट्रैक्ट, सही है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा तो ये क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, ठीक है। अब देखें ये करंट गया, ये यहाँ से क्या है? डाउनवर्ड, और यहाँ से अपवर्ड। फिर ये क्या हुआ? नीचे आया, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर। तो ये देखें, ये अगर यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है? ये दोनों करंट की डायरेक्शन कौन सी है? अगर इसको सपोज करें, ये छोटी सी लेंथ है एल और ये दूसरी छोटी सी लेंथ है एल, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है करंट। अगर ये एक अपवर्ड है दूसरा, हाँ, तो रिपेल करेगा। अच्छा, अब देखें रिपल्शन का ऑप्शन कितने ऑप्शंस में? दो ऑप्शंस में। तो एक चीज देखें, रिपल्शन होगी तो कंप्रेस, अब देखें रिपल्शन होगी यानी कि ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। जब ये दूर जाएंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग इलोंगेट होगा। स्प्रिंग क्या होगा? इलोंगेट।
ऑप्शन सी, हाँ भी बता रहे हैं। चलो ठीक है, इलोंगेट ड्यू टू अपना रिपल्शन। अच्छा, एक चीज आप याद कर ले, वो चीज ये है कि अगर आपको किसी भी चीज की मैकेनिक समझ आ गई ना, ये चीज हो किस तरह से रही है, या उसका आपको पता चल गया, वे पता चल गया, तो फिर आप कर सकते हो। ऐसे बताने बताने में काफी चीजें मुझसे मिस भी हो जाती हैं, कोई चीज गलत भी हो सकता है, मैं बता दूं आपको। लेकिन अगर आपको वे पता चल गया ना, कॉन्सेप्ट पता चल गया, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने अगर गलती से बता दिया होगा होता कंप्रेशन की वजह से इलोंगेशन, फॉर एग्जांपल गलती की वजह से, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इस ऑपोजिट के अंदर इस तरह से होगा, और ये जब इस तरह से होगा तो फोर्स इस तरह से लगेगा, तो ये एलोंगेट होगा या अट्रैक्ट होगा, तो इस तरह से आप खुद भी निकाल सकते हो। तो याद कर लें कि कभी भी कोई टीचर आपको पढ़ाए तो उसका आप वे समझ लेंगे ये पढ़ा किस तरह से रहा है। अगर किसी भी चीज का आपको वे पता चल गया ना, तो वो आप खुद से जो है वो चीजें कर सकते हो। बस जैसे मैंने थोड़ा ही बताया कि बच्चों ने खुद ही बता दिया कि ये इस तरह से होगा, ठीक है, जैसे क्लियर हुआ? आई होप कि जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, कल से लेकर कल जो बच्चे थे मौजूद, उनको भी समझ आया होगा, और ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए, जिस जिस तरह से मेरे कॉन्सेप्ट्स है ना, आपने कॉज और टेस्ला का रिलेशन बता दें। अच्छा, तो इसमें किस तरह से होता है, मुझे ये फोन दे आओ। बोर्ड है राइट, बोर्ड है राइट। सही है। तो टेस्ला और गास का होता है 10 पावर 4। तो ये आप खुद से कंफर्म करना। ये अभी मेरे पास ना तो नोट्स है, बुक पढ़ी है लेकिन बुक के अंदर नहीं। तो 10 पावर 4 होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गास। आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे जितना मुझे याद आ रहा है कि 10 पावर 4 गास होता है, लेकिन आई थिंक कि इसमें पावर पॉजिटिव में होगा। फिर भी आप इसको कंफर्म करना, अगर किसी के पास 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गास, क्योंकि इसका यूनिट अभी मुझे कंफर्म नहीं है, आप इसको कंफर्म कर लेना खुद से, क्योंकि दोनों गॉस और अपना टेस्ला दोनों मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है। सही है, तो इसको आप याद कर लें। अच्छा, सवाल जितने मेरे जहन में आए मैंने तकरीबन आपसे पूछे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ, अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये याद कर लें, एक चीज, ये करंट अगर किसी लूप में, सपोज करेंगे ये सर्कुलर पाथ है, या ये सर्कुलर रिंग है आपके पास, ये क्या है, सर्कुलर रिंग, यहाँ पर भी ऐसी एक सर्कुलर रिंग आपके पास। तो करंट जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, वो किस तरह से दिखाता है, जब करंट किसी में डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, तो मैग्नेट के तो पोल्स होते हैं, तो करंट भी पोल्स को शो करता है। वो हमें नजर नहीं आते लेकिन वो पोल्स को शो करेगा। अब ये किस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हम ऊपर से, तो अगर ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमारे पास जो फेस बनेगा, यानी कि पोल जो हमें शो होगा वो कौन सा होगा, ये हमें साउथ पोल शो होगा। साउथ पोल या फेस आप बोल सकते हो, कोई मसला नहीं। सही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमें शो होगा नॉर्थ। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस तरह से हमें शो होगा नॉर्थ। अच्छा, ये याद करना है। इसको याद करने के लिए मैंने जो है वो अपना वे यूज किया था। मैं ये भूल जाता था कि करंट जो है क्लॉकवाइज कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा। तो आपको मैंने राइट हैंड रूल बताया था, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और मैंने आपको जब बताया था कि करंट के मल्टीपल डायरेक्शन हो, जैसे कि इस तरह से, तो आपने क्या करना है, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे, तो आपका थंब जो होगा वो डायरेक्शन देगा किसका, जो है वो करंट का। यहाँ पर करंट, करंट किस फॉर्म में है,
ये करंट का डायरेक्शन है, करंट एंटी क्लॉकवाइज ACW। यहाँ पर करंट क्या है, करंट किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अच्छा फील्ड किस तरह से बनेगी, यहाँ पर जो फील्ड बनेगी क्लॉकवाइज बनाओगे तो फील्ड इसके इनवर्ट बनेगी, अंदर की तरफ। फील्ड क्रॉस मैंने लगाई है यानी कि फील्ड अंदर की तरफ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप फील्ड बनाओगे तो फील्ड बाहर की तरफ आएगी। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आपका थंब अप, यानी कि ये फील्ड जीरो बना दो या डॉट बना दो, कोई मसला नहीं। अब इसको याद किस तरह से करना है कि नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज है या नॉर्थ होगा। इसको सिंपल देखें, राइट हैंड रूल से आप निकाल तो सकते हो बाकी चीजें। अगर करंट का डायरेक्शन पता है तो मैंने फील्ड निकाल ली, जस्ट कर दिया। अच्छा इसको आप ऐसे सपोज करेंगे, अगर ये आपके पेज पर बना हुआ है ये नॉर्थ वाला, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो आपका ये थंब आपके नोज की साइड आ रहा है, थंब आपके नोज की साइड आ रहा है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, थंब आपका नोज की साइड आ रहा है ना, तो नोज भी एंड से, नोज किससे होता है, एंड से, तो ये नॉर्थ बनेगा। इस तरह से याद कर ले, ये नोज की तरफ आएगा अगर करंट इस तरह से मैं बनाऊं, ठीक है। ये वाला देखें, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये थंब मेरा नोज की तरफ आ रहा है, तो नोज एंड से स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से याद कर लें कि एंड से क्या होगा, नॉर्थ। बाकी क्लॉकवाइज हो तो वो साउथ बनेगा। ये वाला तरीका समझ आया, याद करने का तरीका। वैसे अगर आपको नॉर्मली याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, भूल रहे हो बार बार, तो ये कॉन्सेप्ट याद कर ले। एंटी क्लॉकवाइज अपने फिंगर्स को घुमाए करंट के डायरेक्शन में, आपका ये थंब जो होगा वो आपके नोज की डायरेक्शन में यानी कि फेस की डायरेक्शन में आएगा, सही है। तो आपने क्या करना है कि एंड से नॉर्थ, तो एंड से ये नॉर्थ। क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज और देखें, यहाँ पर अब इसके हिसाब से सवाल है। अगर मैंने एक मैग्नेट लिया, ये सारे सवाल आए हुए हैं जो मैं पास से डिस्कस किया, पता नहीं कहाँ से जो सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो और समझ लो। अगर यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया है, अगर यहाँ पर मैं एक करंट कैरिंग वायर रखता हूँ, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। अच्छा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये करंट जाएगा पहले ऊपर, फिर आएगा ये नीचे, यानी कि अगर साइड से आप खड़े होकर देखोगे तो ये किस डायरेक्शन में करंट बनेगा, ये बनेगा क्लॉकवाइज। साइड से अगर ये बनाकर देखना खुद, जो मैंने पहली फिगर बनाई थी ना वो स्प्रिंग वाली, अगर सपोज करें कि ये आपके सामने एक स्प्रिंग बना हुआ है एक बड़ा सा, तो यहाँ से साइड से जो करंट जाएगा ये घूमकर किस तरह से होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर बनेगा तो कौन सा फेस होगा, साउथ। अगर ये तो मैंने क्लियर बता दिया। सवाल ये था कि मैग्नेट को हमने सस्पेंड किया, उसके सामने एक स्प्रिंग रखा, उसमें से इस डायरेक्शन में करंट पास किया, व्हाट विल, सवाल ये था, अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट विल हैपन टू स्प्रिंग, व्हाट विल हैपन टू मैग्नेट, फिक्स कर दिया है बैटरी के साथ, व्हाट विल हैपन टू मैग्नेट। अभी पता है क्या होगा, ऑप्शन में लिख लूं, अट्रैक्ट, ऑप्शन बी रिपेल, ठीक है, सी नो इफेक्ट, एंड ऑप्शन डी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी मैग्नेट विल ब्रेक, मैग्नेट विल ब्रेक, यानी कि मैग्नेट टूट जाएगा। ये ऑप्शंस मैंने अपने हिसाब से रखे हैं क्योंकि दो ही ऑप्शन है, अट्रैक्ट और रिपेल। आप देखें ये नॉर्थ वाला है, मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास है, नॉर्थ, और ये वाला साउथ। यहाँ पर जो मैंने ये पाथ बनाया है ये इस डायरेक्शन में बनाया है, ये करंट जो गया ऊपर तो ये फिर आया नीचे, फिर ये ऊपर, तो ये अगर आप साइड से एक स्प्रिंग के अंदर इमेजिन करोगे तो ये करंट शो होगा आपको क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फेस होता है, साउथ। तो नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। तो ये जो स्प्रिंग है ये मूव करके इसके पास आ जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये आई थिंक मैंने किसी बुक के अंदर देखा था, शायद अल रहमान बुक है, अल रहमान बुक के अंदर जिस जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए ना सवाल समझने के कि ये इस हिसाब से इस तरह से होगा, ये जो मैंने लॉजिक्स बताई है पूरी, आपने ए लेवल बुक का नाम सुना होगा। ए लेवल के अंदर जब पहले एनटीएस के टाइम पर टेस्ट वगैरह होती थी तो ए लेवल के अंदर जो एमसीक्यूज होते थे बच्चे उसको जो है वो रट्टा लगाते थे, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट एमसीक्यूज उठा कर दे देते थे और साथ में उसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन बुक इतना जो है लेवल से वो अपग्रेडेड होता है ताकि बच्चों को समझ नहीं आता। इवन कि जब मैं खुद पढ़ता था, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, इवन कि जब मैं खुद पढ़ता था मेरी
फिजिक्स बहुत ही वीक थी, यानी कि जितना अगर एवरेज बता जो है, अगर एवरेज बच्चा होता है ना कोई, जिसको उतनी फिजिक्स आती है ना, मुझे उतनी भी नहीं आती थी। फिर मैंने जब प्रूव किया तो फिर इसको जो है मैंने कवर अप किया। अच्छा, तो ए लेवल के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। आप अल रहमान मैंने आपको सजेस्ट किए, उसमें बेसिक से लेकर हार्ड तक क्वेश्चन सारे हैं, कैलकुलेशन वाले भी हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्या पता टेस्ट सिंपल आए इस बार भी, क्योंकि पिछले जो साल गुजर रहे हैं उनमें टेस्ट बिल्कुल सिंपल आ रही है, बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, ज्यादातर फार्मूलाज पूछ रहे हैं। आपको अगर इतने लेवल का भी पता है ना, तो आप इंशाल्लाह आराम से जो है एमसीक्यूज कर लोगे और अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो एल को अगर आप थोड़ा, इतनी जरूरत नहीं है वैसे, ऐसे से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप देख लो, जो मैंने बताया है वो आप याद कर लो। और क्वेश्चन अगर आपके सामने इस इनके जैसा अगर आता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अलग से कोई इफर्ट मत डालो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। वहां से डील की। अच्छा ठीक है, बाकी हम लोग जो है कल इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे मीटिंग। सही है, वो मीटिंग पता पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गई, इंशाल्लाह ताला बाकी कल डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग आना कितने